की तरफ मूव करते हैं। देखें उससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और जो प्रोबेबिलिटी ट्री है उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें कहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात करती है कि जो फ्यूचर में आउटकम्स होने वाले हैं वो उनके चांसेस क्या हैं। एक बात हमने की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, कि हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे ये देखते हैं कि क्या आउटकम आने वाला है, राइट। लेकिन एक और चीज़ फिर हम लोगों ने पढ़ी थी, हमने कहा था कि जनाब अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस को भी फॉर द टाइम बिंग हम नहीं डिस्कस करते हैं। हम सिंपल करते हैं कि हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ चांस। यानी कि चांस क्या कहता है, जिसे हम गेम ऑफ चांस भी कहते हैं कि जी गेम ऑफ चांसेस, के किस चीज़ के कितने चांसेस हैं, पास्ट में कितनी दफ़ा होता रहा है, हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। अच्छा, आउट ऑफ चांस के अंदर जिसको हम गेम ऑफ चांस भी कहते थे, सबसे पहले जो हम लोगों ने चीज़ पढ़ना शुरू की डैट वाज सिंगल एक्सपेरिमेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंगल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सिंगल एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने एक कॉइन टॉस किया है, एक डाइस रोल की है, एक कार्ड निकाला है फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, और फिर हम एक ये बात भी हम लोगों ने की थी कि ग्रुप ऑफ आइटम्स के अंदर से एक आइटम आपने सेलेक्ट किया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड सिंगल एक्सपेरिमेंट। सिंगल एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की कैलकुलेट करनी है, सिंगल आउटकम की, राइट। हम लोगों ने कहा था कि जी कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, या कॉइन टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, ठीक है जी। डाइस रोल की है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, कार्ड निकाला है, किंग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं, राइट। इस तरह से हम लोग चल रहे थे। अब हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो यही है कि सिंगल एक्सपेरिमेंट में आपका जो रिक्वायर्ड आउटकम है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, जिसे हम मल्टीपल आउटकम्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल आउटकम्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, एक चीज़ हम लोग कहते हैं कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने एक डाइस रोल की है। जब आपने एक डाइस को रोल किया है तो आपकी यहीं से सैंपल स्पेस भी बन जानी चाहिए कि सैंपल स्पेस में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, 2 3 4 5 एंड 6 आ रहा होगा। दिस इज आवर सैंपल स्पेस, ओके। और सैंपल स्पेस में टोटल आइटम्स कितनी है जी, 6 है। ये बातें हमें इस एक्सपेरिमेंट से ही पता चल जाती हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 और 6 अपीयर्स, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम एक से ज्यादा आउटकम्स की बात कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ 4 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे या सिर्फ 6 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं जीत जाऊंगा अगर 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्योंकि हम लोग सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज्यादा आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो रूल बिल्कुल सेम है। रूल क्या है कि आप नीचे लिखेंगे कि सैंपल स्पेस में टोटल आइटम्स कितनी है, 6। कितनी आइटम्स ऐसी हैं सैंपल स्पेस के अंदर जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हैं, यानी कि वो 4 हैं या 6 हैं। तो आइटम में 4 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है, और 6 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा। तो देयर आर 2 आइटम्स इन द सैंपल स्पेस विच आर रिक्वायर्ड। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, 2/6 यानी कि 1/3, 33.33% आर द चांसेस दैट द outcome of the roll of a dice is either 4 or 6, right? तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर हम लोग एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें हैं तो उसमें हम लोगों के पास अगर एक से ज़्यादा आउटकम्स की, मल्टीपल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी, तो हम देखेंगे कि डेक ऑफ कार्ड्स में कितने ऐसे कार्ड्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। मैं कहता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 2, ठीक है जी, ओके। तो रूल वही है कि सैंपल स्पेस में देख लें कितनी आइटम्स है, टोटल हैं 6। 5 से बड़ी आइटम्स कितनी है, ये 5 है, तो 5 से बड़ा एक ही है, 6। और 2 से छोटी कितनी है, 1। तो देयर आर टोटल 2 आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल। कौन कौन सी, एक तो 6 चाहिए आपको और दूसरा आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये 6 और 1 2 आइटम्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर जो इन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करती हैं। तो इसका आंसर कितना होगा जी, 2/6, 1/3, 33.3%, ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से हम एक से ज्यादा आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एक से ज्यादा आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक और तरीका भी होता है, राइट। और वो ये होता है कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी 4 और 6 की कर रहे हैं कैलकुलेट, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 पकड़ें, उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 में ऐड कर दें, तो भी हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, वो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितनी थी, मुझे पता है 1/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी है, ये भी 1/6 है। तो टोटल मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू 33.3%, राइट। तो अगर आपके पास
प्रोबेबिलिटी आ जाए सिंगल एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल आउटकम्स की, तो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आपने सिंपल क्या करना है, सैम्पल स्पेस में देखना है कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 और लेस देन 6, मोर देन 5 और लेस देन 2, तो मोर देन 5 कितने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 और लेस देन 2 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2। तो मोर देन 5 आइटम्स कितनी है जनाब, मोर देन 5 हमारे पास यही एक आइटम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, और लेस देन 2 भी हमारे पास ये एक आइटम है 1/6, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू 33.3%, राइट। तो जब आप सिंगल एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आप सिंपल उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। और निशानी क्या होती है, दो आउटकम्स लिखे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है और इसके दरमियान में और लगा होता है, इसलिए हम इसे और लॉ भी कहते हैं, राइट। और इसका तरीकाकार क्या होता है कि हमने ऐड करना होता है दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को, इसलिए हम इसे एडिशनल लॉ भी कहते हैं, लॉ, ठीक है जी। और इसकी जो स्टेटमेंट होती है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है इस लॉ की, वो होती है कि जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं ए और बी की, सही है जी, तो सिंपल आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देना होता है। इसमें से माइनस भी करनी होती है एक चीज, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, राइट, ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और लॉ। अच्छा जी, और लॉ हम लोग इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट है कि एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट इट इज ए जैक और क्वीन, राइट। तो दिस इज सिंपल, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऐड कर देनी है आपस में। जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मुझे पता है कि मेरी सैम्पल स्पेस में टोटल कितनी आइटम्स हैं, 52 आइटम्स हैं, और जैक कितने हैं 4, तो 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। और सिमिलरली जब मैं क्वीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो वो भी सिंगल एक्सपेरिमेंट में आपको पता है किस तरह से करते हैं। टोटल 52 कार्ड्स हैं और क्वींस कितनी है 4, तो मेरे पास आंसर आएगा जी, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, ऐड 8/50, राइट। So this is how we calculate probability of multiple outcomes in a single experiment, right? Okay. एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस चीज़ की तरफ चलते हैं जो हमने माइनस करनी थी। मेरा एक्सपेरिमेंट है जनाब, मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया है फ्रॉम ए ड्रम, जो ड्रम हम लोग पहले भी यूज़ करते रहे हैं। इस ड्रम के अंदर टोटल 150 नट्स हैं एंड 50 बोल्ट्स हैं। आई डोंट नो कि नट्स और बोल्ट्स शायद मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट, मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ। And half are rusted, half nut and half bolts are rusted. So what is the probability that the item selected is nut or bolt? तो और आ गया, ठीक है जी। तो probability of nut plus probability of bolt, this should be the way, bolt, this should be the way कि जिसमें मैंने probability calculate करनी है। तो मेरे पास nut की probability कैसे आएगी, टोटल 200 आइटम्स हैं जिसमें से नट कितने हैं जनाब, 150 नट है, तो 150/200 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नट। और अगर मैं बोल्ट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो 200 आइटम्स हैं और बोल्ट मेरे पास कितने हैं 50, तो टोटल 200/200 आर द चांसेस दैट द आइटम सेलेक्टेड इज आइदर नट और ए बोल्ट, यानी कि 100%। इसका क्या मतलब है, इसका ये भी मतलब है कि ये एक श्योर इवेंट है। ये जो इवेंट है जिसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग नट या बोल्ट के ड्रम में से एक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो या तो वो नट होगा या वो बोल्ट होगा, राइट। यानी कि इन दोनों में से कोई एक लाजमी तौर पे होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस ड्रम में हाथ डालो और एक आइटम सेलेक्ट करो और वो नट होना चाहिए या बोल्ट होना चाहिए, अगर उन दोनों के अलावा कुछ और हुआ तो तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इज देयर एनी चांसेस कि मुझे आपको शूट करना है? नहीं, देयर आर नो चांसेस, बिकॉज आप जब उस बॉक्स के अंदर से हाथ डालेंगे तो आपको नट मिलेगा या बोल्ट मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देयर आर 100% चांसेस दैट यू विल सर्वाइव, राइट। अच्छा जी, अब हम एक और चीज़ की डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारे पास ये डेक ऑफ 52 कार्ड्स दोबारा से आ गया है, हम लोगों ने उसी तरह से चलना है। अब हम लोग और लॉ को पढ़ रहे हैं, एडिशनल लॉ को पढ़ रहे हैं, और मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि वन कार्ड इज सेलेक्टेड, राइट। ओके, जब आपने कार्ड सेलेक्ट किया तो मुझे आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए रेड कलर कार्ड इज सेलेक्टेड और ए पिक्चर्ड कलर कार्ड इज सेलेक्टेड, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी रूल को कंटिन्यू करते हैं कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर्ड, ठीक है जी। ओके,
अच्छा, रेड कलर के कार्ड्स हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने होते हैं जी? 26। मुझे पता है हार्ट और डायमंड आर द रेड कलर कार्ड्स, तो 26/52 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड कलर्ड। और फिर पिक्चर्ड कलर कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी निकाली थी। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो पिक्चर कलर कार्ड है हमारे पास 12, तो पिक्चर कलर कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/56, राइट। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई है वो आ गई है 28/56। तो हमने ये कहा है कि देयर आर टोटल 28 कार्ड्स, sorry, not 56, it is 22. There are total 28 cards in the deck of 52 cards which are either red colored or pictured cards, right? अच्छा, सी हमारे पास सैंपल स्पेस भी है, जरा देख लेते हैं एक्चुअली हम किन आइटम्स की बात कर रहे हैं। हम लोग इन तमाम आइटम्स की बात कर रहे हैं, पिक्चर्ड कार्ड्स और रेड कलर्स। तो ये कितने होने चाहिए हमारी प्रोबेबिलिटी की? अभी हमने जो कैलकुलेशन की है 28 होने चाहिए। कैसे? अभी हम काउंट करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 13 कार्ड्स ये हैं और 13 कार्ड्स ये हैं, तो टोटल 26 कार्ड्स ये हो गए। 26 27 28 29 30 31 और 32, राइट। सॉरी 38/52, राइट। जब हमने काउंट किया तो हमें पता चला कि 13 और 13 26 और 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स ये हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हमारे पास तो आंसर आना चाहिए 32, लेकिन हमारे पास जो आंसर आया हुआ है दैट इज 38। तो इस फॉर्मूले में एक गलती है जो हम लोग कर रहे हैं, वो ये है कि जब हम लोग रेड कलर के कार्ड्स को काउंट करते हैं तो हम ये वाले जो रेड कलर के पिक्चर्ड कार्ड्स हैं इनको काउंट कर लेते हैं इनके साथ, राइट। और मिला के हम लोग लिख देते हैं 26 कार्ड्स। और जब हम लोग पिक्चर कलर के कार्ड्स को काउंट करते हैं तो ये जो रेड कलर के पिक्चर्ड कार्ड्स हैं इनको इनके साथ भी काउंट कर लेते हैं। ये 2 दफा काउंट हो गए हैं, हालांकि सैंपल स्पेस में तो ये एक दफा आ रहे हैं, तो इनको 2 दफा क्यों काउंट किया है? ये गलती की है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। हम कहेंगे कि probability of red plus probability of pictured card minus probability of red cards which are also pictured cards। तो मैं कहूंगा red and pictured। तो वो कार्ड जो रेड कलर के भी हैं और पिक्चर्ड भी हैं वो 2 दफा काउंट हो गए हैं। कैसे? वो इस 26 की काउंटिंग में भी आ गए हैं और इस 12 की काउंटिंग में भी आ गए हैं। और वो कार्ड्स कितने हैं जो रेड कलर के भी हैं और पिक्चर्ड भी हैं? तो रेड कलर के जो पिक्चर्ड कार्ड्स हैं वो हैं 6, तो हमें 6 में से 52 माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 32/52, राइट। तो जो हमारा एडिशनल लॉ है, जो और लॉ है जिसमें हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर सिंगल एक्सपेरिमेंट में रहते हुए एक से ज़्यादा आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसमें हमने डबल काउंटिंग से बचना है। ऐसे नहीं करना कि एक ही आउटकम को एक से ज़्यादा दफ़ा काउंट किया जाए, राइट। तो इसके लिए फिर जो हमारे पास एडिशनल लॉ है वो एक्चुअली किस तरह से बनेगा, वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन डबल काउंटिंग को एडजस्ट करने के लिए इसमें से हमने माइनस करना है माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ। वो आइटम्स जो ए भी हैं और बी भी हैं, यानी कि जो रेड भी है और पिक्चर कलर भी हैं, वो 2 दफा काउंट हो जाएंगे, उनको 1 दफा माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ और लॉ, ठीक है जी। और लॉ जिसे हम एडिशनल लॉ भी कहते हैं। तो एडिशनल लॉ की प्रैक्टिस अभी हम लोग कर रहे हैं और हमने एडिशनल लॉ के अंदर ये देखा कि जो डबल काउंटिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक फैक्टर माइनस करते हैं, ठीक है जी, और इस फैक्टर की मदद से हम लोग करेक्ट आउटपुट पर पहुंच जाते हैं। एक और सवाल करते हैं जी। हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट है, 1 कार्ड इज सिलेक्टेड और सैंपल स्पेस में मेरे पास 52 आइटम्स हैं, तो मेरे पास n जो है वो 22 के इक्वल हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। किस चीज़ की? मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें ए जैक और एक क्लब। तो मेरे पास फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब। क्लब का भी जैक होगा ना एक, तो जैक की प्रोबेबिलिटी है टोटल 4/52। क्लब एक फैमिली है और फैमिली के 13 कार्ड्स होते हैं जिसे हम सूट भी कहते हैं, तो 13/52। इसमें से क्या कोई हमारे सैंपल स्पेस में ऐसा जैक है जो क्लब का जैक है? हाँ जी बिल्कुल, एक जैक क्लब का जैक होगा, तो 1/52। तो मैं जब इनमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा जनाब? 16 राइट। तो जैक और क्लब जब हम इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जैक की प्रोबेबिलिटी को पकड़ते हैं, उसमें क्लब की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन तो नहीं है कि जो जैक में भी काउंट हो जाए और क्लब में भी काउंट हो जाए, क्योंकि वो जो डबल काउंटिंग है उसको अवॉइड करने के लिए हमें उसको 1 दफ़ा माइनस करना पड़ेगा। तो वो हमने 1 दफ़ा माइनस कर दिया है बिकॉज देयर इज ओनली 1 जैक विच इज आल्सो ए मेंबर ऑफ क्लब, राइट। सिमिलरली डाइसेस के केस में कैसे होता है? फर्ज करें जनाब मैं एक डाइस रोल करता हूँ, 1 डाइस इज रोल्ड
1 डाइस इज रोल्ड। आपने नोट करना है कि अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग सिंगल एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, 1 एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा जनाब, एक डाइस को रोल किया है, मेरे पास आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। एन है जी हमारे पास 6। अब मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि नंबर इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन, ग्रेटर देन 3 और लेस देन कहना चाहिए 6, राइट। ओके, the probability of the number greater than 3 plus probability of number less than 6 minus probability of number greater than 3 and less than 6 at the same time। ठीक है जी, तो सेम टाइम अगर वो नंबर 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है तो हम लोग ये करेंगे। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन होगी। तो पहला जो फ्रैक्शन है इसके नीचे, दूसरे के नीचे और तीसरे के नीचे डिनोमिनेटर में तो हमेशा 6 6 6 ही आएगा, राइट। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर कहाँ से आ सकता है? 3 से बड़ा नंबर है 4 5 और 6। तो सैंपल स्पेस में 3 आइटम्स ऐसी हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं कि वो 3 से बड़ी हैं, 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम ग्रेटर देन 3 विल बी 3/6। लेस देन 6 कितनी आइटम्स है? 5 4 3 2 और 1। तो 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 ये 5/6 बन जाएगी। अच्छा, अब देखना ये है कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो 3 से बड़ा है और एट द सेम टाइम 6 से छोटा है। 3 से बड़े और 6 से छोटे ये दो नंबर्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, राइट। ओके, तो 3 + 5 8 - 2 6/6 1, यानी कि 100%। तो अगर 100% हो जाए तो हम क्या कहते हैं? श्योर है, वी आर 100% श्योर। तो आप ये अपने पास रूल लिख लें कि जब भी आप डाइस को रोल करेंगे, यहाँ से हम एक रूल बना सकते हैं, वो ये है कि जब भी हम डाइस को रोल करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा या तो वो 3 से बड़ा होगा या 6 से छोटा होगा, राइट। तो कोई भी नंबर आए वो 3 से बड़ा या 6 से छोटा होगा, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, राइट। और इस तरह से हमने देखा कि नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 6 दो नंबर थे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे, वो यहाँ पे भी काउंट हो गए हैं, यहाँ पे भी काउंट हो गए। तो इनको एक दफा माइनस करना है क्योंकि डबल काउंटिंग हमने एंड लॉ में नहीं करनी होती है, राइट। सो दिस इज एंड लॉ, जब हम लोग मल्टीपल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं सेम एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।